वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12th एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश के लिए जो वर्कबुक का सेक्शन अपना चल रहा है तो उसके 5th पार्ट को स्टार्ट करेंगे और इसके बाद 6th लास्ट होगा। तो 5th पार्ट मतलब कि आज के हम इस वीडियो में अपने वर्कबुक में लेसन 13, 14 और 15 को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं अपनी बुक में, देखते रहें उसमें कहीं कोई वर्ड लगे कठिन तो उसका मीनिंग भी लिख लें। एक तो पेज नंबर 95 पे है ये, है ना। क्लाउड जितने भी रीडिंग टाइम में है तो ये सारे पैसेज जो होते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं, जैसा कि अब तक आपको पता चल ही गया है। तो देखें बुक में ये 13 लेसन की पोयम है। तो पोयम का नाम क्या है? क्लाउड। और क्या इसमें 4 स्टेंजा दिए हैं क्लाउड के बारे में। क्लाउड यानी बादल। अब देखें बादल के विभिन्न रूपों के बारे में कहा है, यानी कि 4 स्टेंजा में क्लाउड यानी बादल के बारे में बताया है। तो देखते हैं क्या है। आई एम अ क्लाउड, क्वाइटली आई फ्लाई थ्रू द ट्रांसपेरेंट स्काई। क्या कहा है कि मैं बादल हूँ और बिल्कुल पूरी शांति से बहता जाता हूँ, उड़ता जाता हूँ इस पारदर्शी आसमान में। एंड इन द हेवंस आई ब्लूम इनटू अ लोटस। और ऊपर हेवन में यानी कि स्वर्ग में जाके मैं एक कमल की तरह खिल जाता हूँ। स्वर्ग में जाके मतलब कि बादल कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाता है धीरे धीरे, है ना। फिर नए बादल बनते हैं, इस पूरे वातावरण में ऐसा ही होता रहता है। तो इस तरह से उसका कहना है कि मैं एक कमल की तरह खिल जाता हूँ। फिर अगला स्टेंजा देखें कि आई एम अ ब्रीज, कि मैं एक ब्रीज हूँ। ब्रीज यानी हवा, है ना। एयर तो होती है लेकिन ब्रीज जो बहती हुई थोड़ी कोमल हवा होती है उसको कहते हैं। कि मैं एक हवा हूँ जो स्टेल्थीली मतलब छिप कर, कि जो छिप कर आई ग्लाइड ओवर द बेड ऑफ फ्लावर्स, कि मैं फिसलता हूँ, ग्लाइड करता हूँ इस फूलों के बिस्तर पे, है ना। फूलों का बिस्तर मतलब कि जो खेतों में या फिर कहीं बगीचों में फूल या ऐसी कोई फसल लगी हुई होती है तो उसको जिस तरह से लहराती है हवा, तो वो हवा कैसी होती है? ब्रीज होती है। और वो ब्रीज उनके ऊपर फिसलती जाती है हवा। एंड जेंटली आई शेक डाउन अ ड्रीम, और बहुत ही विनम्रता से मैं किसी के सपनों को भी झकझोर देता हूँ, शेक कर देता हूँ। मतलब कि कोई नींद में हो और हवा बहे तो शायद वो उसको नींद से जगा दे, इस तरह से। तो ये हवा भी जो है क्लाउड का ही एक रूप है। फिर आगे लिखा है आई एम वाटर, कि मैं पानी हूँ। लेजरली मतलब कि आराम से आई फ्लो इनटू द स्लीपिंग रेनबो, है ना। लेजरली, वैसे लेजर तो आराम को कहते हैं लेकिन यहाँ पे अर्थ क्या है? प्रयास करने को, कि मैं प्रयास करती हूँ, मैं करता हूँ। पानी जो वो प्रयास करता है उस सोते हुए रेनबो में यानी इंद्रधनुष में बहने का, है ना। जो पानी है इंद्रधनुष का इसे पानी के ही बूंदों से बनता है, अगर आपने थोड़ा फिजिक्स पढ़ा है तो वो पानी से ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। एंड गो इन परसुएट ऑफ द साउंड ऑफ द टेम्पल गोंग। परसुएट करना मतलब पीछे होना, कि और मैं पीछा करता हूँ मंदिर की घंटे की आवाज़ का। यानी कि ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि मंदिर की घंटी जो है हर वक्त बजती है और बस हर वक्त जो पानी है वो भी बहता चला जाता है। तो इस तरह से कुछ कहना चाह रहे हैं। फिर आगे देखें कि आई एम फॉग, मैं फॉग हूँ। अब फॉग किसको कहते हैं? कोहरे को, जो धुंध होती है उसको। शाइली आई लुक फॉरवर्ड टू द राइजिंग ऑफ द रेड सन ओवर द टावरिंग पीक। टावरिंग पीक, पीक तो कहते हैं चोटी को, जो ऊपर शिखर होता है। टावरिंग मतलब विशाल। कि और मैं शर्मा के, फॉग यानी शर्मा के, क्योंकि वो सामने ऐसे आती नहीं पूरी तरह से, तो मैं देखती हूँ उस उगते हुए लाल सूरज को, है ना। उगते हुए लाल सूरज की ओर मैं देखती हूँ। कोहरा, क्योंकि कोहरा कब होता है? सुबह के समय होता है। और वो उगते हुए उस शर्माते हुए उस उगते हुए लाल सूरज को देखती है उस विशाल चोटी पे। चोटी मतलब कि जो सूरज जो है अपनी ऊंचाई पे चले जाता है फिर। एंड रिटर्न टू इट्स जेंटल ब्यूटी, और फिर वापस जब सूरज ऊपर पहुंच चुका होता है तो वो वापस अपने जो सामान्य सुंदरता है उसमें लौट जाती है। कौन? ओस, कोहरा। तो ये इस तरह से फिर कोहरा भी खत्म हो जाता है। तो ये था इस क्लाउड के बारे में इस पोयम में। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो अपनों को अपनी कॉपी में कंप्लीट करने होंगे। और ये कौन से हैं? तो इसमें एक ही लिखना है वैसे, जिस पे डबल राइट लगा हुआ है। हाउ डज अ क्लाउड फील व्हेन इट ट्रेवल इन द स्काई?
तो अ क्लाउड फील्स टू ब्लूम इनटू अ लोटस व्हेन इट ट्रेवल इनटू द स्काई। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा अपना। तो ये एक ही आंसर है इंपॉर्टेंट, अपनों को पता है एग्जाम में तो कुछ सब कुछ आएगा नहीं। अब अगला जो 14th लेसन में दिया गया पैसेज है वो है जमशेद जी टाटा के बारे में। सब जानते हैं जमशेद जी टाटा कौन थे, है ना, जो टाटा के आज ट्रक चलते हैं, है ना, टाटा के जितनी भी कारें चल रही है, तो ये सब इन्हीं के वजह से शुरुआत हुई है। लेकिन इन्होंने किसी दूसरे उद्योग से शुरू किया था। तो देखते हैं कि जमशेद जी टाटा wanted to make textiles in Nagpur in the 1800s with the cotton grown there। कि जमशेद जी टाटा जो थे वो चाहते थे नागपुर में एक टेक्सटाइल का उद्योग डालने का। टेक्सटाइल मतलब कपड़े का, वो भी कब 1800 के समय में। और क्योंकि वहाँ पे जो कपास था वो काफ़ी उगता था। नागपुर हैड नो टेक्सटाइल इंडस्ट्री देन, और उससे पहले कहाँ वहाँ पे कोई कपड़े का उद्योग भी नहीं था। एंड इन मैनचेस्टर जमशेदजी वॉज टोल्ड दैट नागपुर's वेदर वॉज नॉट सुटेबल एज इट वॉज टू ड्राई। अब उस वक्त अंग्रेजों के गुलाम थे वहाँ, मैनचेस्टर जो था वहाँ पे उनको कहा गया था जमशेद जी को कि नागपुर का जो मौसम है वो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सूखा है, मतलब मौसम में इतनी नमी नहीं है। तो he said all right I will bring the Manchester's weather to नागपुर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैं जो मैनचेस्टर का मौसम है वो नागपुर में ले जाऊंगा। अब मौसम कैसे ले जाया जा सकता है, तो संभव नहीं है। He imported humidifiers and started India's first textile mill in 1874। तो उन्होंने इंपोर्ट किए, मतलब कि विदेशों से मंगाए ह्यूमिडिफायर्स यानी नमी पैदा करने वाले यंत्र, और तब जाके उन्होंने भारत में पहली टेक्सटाइल मिल का प्रारंभ किया। कब? 1874 में, 1874। फिर आगे देखें अगला पैराग्राफ में क्या कहा है कि जमशेद जी स्टार्टेड द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एंड वांटेड टू एक्सपोर्ट स्टील रेल्स टू ब्रिटेन। कि और फिर जमशेद जी टाटा ने जो स्टार्ट किया था टाटा की आयरन यानी लोहे और इस्पात की जो कंपनियां हैं, इस्पात यानी स्टील, तो वो चाहते थे कि इसे वो एक्सपोर्ट करें यानी भेजें विदेश में। कहाँ पे? ब्रिटेन में, है ना। उसकी रेल बना के, रेल मतलब जो ट्रेन की पटरियाँ होती है उसको इंग्लिश में रेल कहते हैं। अब ब्रिटिशर्स called Sir Frederick Apcott scoffed, if Tata's makes steel rails to British specifications, I will undertake to eat each pound of rail that they make। तो एक ब्रिटिशर थे यानी अंग्रेज थे, इसका नाम था सर फ्रेडरिक अपकॉट। तो उन्होंने स्कॉफ्ड किया मतलब मजाक उड़ाया कि अगर जो टाटा है अगर वो इतने अच्छे रेल बनाएंगे ब्रिटिश के निर्देशों के हिसाब से जैसा कि उनको ज़रूरत होती है, तो वे आरंभ कर देंगे हर पाउंड का, यानी कि जो वहाँ का मुद्रा चलती है पाउंड, कि वो हर पाउंड को उनके रेल में ही लगाना चाहेंगे अगर इतना अच्छा वो बना पाएंगे तो। वैसे तो उन्होंने मजाक उड़ाने के हिसाब से कहा था। हिस्ट्री स्टैंड्स टेस्टिमनी टू द फैक्ट दैट टाटास डिड मैनेज टू मेक स्टील रेल्स एंड एक्सपोर्ट टू देम टू ब्रिटेन। की और जो हिस्ट्री है, जो इतिहास इस बात का गवाह है कि टाटा फिर किसी तरह से उन्होंने मैनेज किया स्टील की रेलों को बनाना और यहाँ तक कि उनको ब्रिटेन में एक्सपोर्ट भी किया। फिर नो अकाउंट्स आर अवेलेबल अबाउट अपकॉट ट्रेस्ट विथ गैस्ट्रिक चैलेंजेस, कि उन रेलों में जो गैसों की समस्या हुई होगी, है ना, गैस्ट्रिक यानी जो चुनौतियाँ होती है, तो ऐसा कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है कि अपकॉट ने ऐसा कुछ कहा होगा इस बारे में। इन फैक्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रिटिश टैंक्स वर कॉल्ड टाटानगर्स बिकॉज द स्टील वॉज मेड इन टाटानगर। कि वास्तव में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चला था तो जो ब्रिटिश टैंक्स थे वो भी टाटानगर कहलाते थे, क्योंकि जो टैंक्स जिस स्टील से बने थे वो टाटानगर में बने थे। यानी कि इंडिया के बने हुए जो टैंक थे उनको अंग्रेजों ने अपने विश्व युद्ध में यूज़ किया था। वैसे टैंक से ही नहीं बल्कि इंडिया के लोगों का भी यूज़ किया था। फिर लास्ट पैराग्राफ में देखें कि जमशेद जी परस्यूड हिज ड्रीम्स, पुट टुगेदर अ टीम, रेज्ड द कैपिटल, क्रिएटेड अ प्रोडक्ट एंड मेनस्ट्रीम्ड इट। कि जमशेद जी ने अपने सपनों का पीछा किया, परस्यूट करना मतलब पीछा करना। फिर उन्होंने एक टीम बनाई एक साथ, फिर उन्होंने अपनी पूंजी को बढ़ाया, है ना, पैसों का धन एकत्रित किया
और फिर एक प्रोडक्ट बनाया और फिर उसको एक मेन स्ट्रीम क्या मतलब उसको एक मुख्य बनाया। He did it sitting in India 125 years ago when India's technical capabilities were far less than they are now। क्योंकि ये कब हुआ जब भारत में उन्होंने 125 साल पहले किया था और जबकि भारत आज से तकनीकी क्षमता में काफ़ी ज़्यादा पीछे था। पहले 125 साल पहले तो काफ़ी पीछे था। When you dream surely some of its गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी। लेकिन जब आप सपना देखते हैं तो निश्चित ही उसका कुछ हिस्सा जो है वो वास्तविकता में तब्दील हो ही जाता है। अ सेंचुरी अगो जमशेदजी टुक सम फॉरेन विजिटर्स इनटू द मैजेस्टिक होटल इन मुंबई बट वाज डिनाइड एंट्रेंस बिकॉज ही वाज एन इंडियन। कि एक शताब्दी पहले जब जमशेदजी जो थे जब वो अपने कुछ विदेशी यात्रियों के साथ में एक शानदार से होटल में गए थे मुंबई में, तो उनको प्रवेश करने से मना कर दिया गया था क्योंकि वो भारतीय थे। जमशेद जी सिंपली रिजॉल्व टू बिल्ड अ होटल दैट वाज इवन फाइनर एंड विच वुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल बेस्ड ऑन कलर और रेस। कि फिर जमशेद जी ने ये रिजॉल्व किया, ये दृढ़ निश्चय लिया कि वो एक ऐसा होटल बनाएंगे, इससे भी काफ़ी अच्छा होटल बनाएंगे जिसमें लोगों के कलर या रेस या उनकी मतलब जाति वगैरह को देखे बिना, उसका भेदभाव किए बिना वहाँ पे सभी का प्रवेश मान्य होगा। तो इस तरह से ये पूरा टाटा के बारे में, जमशेद जी टाटा के बारे में बताया इसमें। अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर। तो जो लिखने हैं कौन सा लिखना है जिसपे अपना ने डबल राइट लगाए हुए हैं। तो एक तो ये व्हाट वाज जमशेद जी टोल्ड इन मैनचेस्टर। इसके बाद इस लेसन का 14 लेसन का दूसरा क्वेश्चन होगा कि वाई वर द ब्रिटिश टैंक्स कॉल्ड टाटा नगर्स। आंसर तो आपको एज इट इज लिख देने हैं, है ना, कॉपी कंप्लीट हो जाए। फिर ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका, इसमें अपने चेंज किया है, जो काट के अपने लिखा है बिल्कुल पैसेज में जैसे दी गई जानकारी उसके हिसाब से बिल्कुल सही है, पूरे मार्क्स होने से मतलब है अपनों को। कि वाई वॉज जमशेद जी प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द मैजेस्टिक होटल, कि उस शानदार से होटल में प्रवेश करने से जमशेद जी को मना क्यों कर दिया गया था? क्योंकि जमशेद जी क्या थे, इंडियन थे, तो इसीलिए यहाँ पे पूरा वही कारण लिखा है। बाकी तो क्वेश्चन में से आ जाएगा। फिर अगला नहीं है, बस ये इस लेसन के हैं। इसके बाद हम देखेंगे अपने 15th लेसन का एक पैसेज जो कि हमें लग रहा होगा स्टार्टिंग में शब्दों को देख के कि आर्मी के बारे में है, अमेरिका के आर्मी के बारे में, लेकिन आर्मी के बारे में नहीं है ना। देखते हैं क्या है। तो स्टार्ट कर रहे, देखते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट आर्मी हैज डिस्कवर्ड बाय रिपीटेड टेस्ट्स दैट इवन यंग men toughened by years of army training can march better and hold up longer if they throw down their packs and rest 10 minutes of every hour। कहा है कि जो यूएस के आर्मी है, यानी कि जो अमेरिका के आर्मी है, उन्होंने ये खोज की काफ़ी ज़्यादा परीक्षण के बाद में कि जो एक युवा व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति है वो मजबूत बनता है आर्मी की ट्रेनिंग के बाद में, काफ़ी सालों की ट्रेनिंग के बाद में, तो वो काफ़ी ज़्यादा चल भी सकता है इस ट्रेनिंग की वजह से, मतलब दौड़ सकता है, चल सकता है। और यदि वो हर घंटे में 10 मिनट का आराम ले, अपने जितना भी बोझ है कंधे वगैरह पे उसको उतार के, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक वो कंटिन्यू कर पाएगा, ऐसा नहीं कि जल्दी थक जाएगा। सो द आर्मी फोर्सेस देम टू डू जस्ट दैट। तो जो आर्मी की फोर्स थी वो सेम यही चीज़ करती थी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि सीक्रेट की अपनी बॉडी को कितना आराम कब कब चाहिए होता है, तो ताकि ज़्यादा हम काम कर सकें। फिर आगे देखें कि योर हार्ट इज जस्ट एज स्मार्ट एज द यूएस आर्मी, कि आपका जो हृदय है वो भी बिल्कुल यूएस आर्मी जैसा ही स्मार्ट है ना। यहाँ पे आप पैसेज जो है आर्मी के बारे में नहीं बल्कि हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में, कि योर हार्ट पंप्स इनफ ब्लड थ्रू योर बॉडी एवरी डे टू फिल अ रेलवे टैंक कार, कि आपका जो हृदय है वो हर दिन इतना जो रक्त है, खून है, उसको पंप करता है कि एक रेलवे टैंक की कार भर दी जाए। इट एक्सर्ट्स इनफ एनर्जी एवरी 24 आवर्स टू शॉवेल 20 टन्स ऑफ कोल ऑनटू अ प्लेटफॉर्म 3 फीट हाई। और ये करने में अपने हृदय को इतनी एनर्जी चाहिए होती है कि हम 3 फीट की ऊंचाई पे बने हुए किसी भी मंच पे 20 टन के कोल यानी कोयले को चढ़ा सकें 24 घंटे में, इतनी एनर्जी चाहिए। इट डज दिस इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ वर्क
फॉर 50, 70 और मे बी 90 ईयर्स, कि ये इस तरह का जो अविश्वसनीय कार्य जो है हृदय का वो 50, 70 या 90 वर्ष तक भी करता है, यानी कि हम जितना जीते हैं तब तक करता रहता है। हाउ कैन इट स्टैंड इट, कि आखिर इतना कैसे कर सकता है। तो डॉक्टर वॉल्टर बी कैनन ऑफ द हार्वर्ड मेडिकल स्कूल एक्सप्लेन्ड इट टू मी, कि इस संबंध में जो डॉक्टर वॉल्टर बी कैनन है जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के हैं, उन्होंने इस बात को समझाया। ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, कि मोस्ट पीपल हैव द आइडिया दैट द हार्ट इज वर्किंग ऑल द टाइम, कि बहुत सारे लोगों को ये आइडिया है कि जो हृदय है वो पूरे टाइम काम करता है, मतलब 24 घंटे काम करता ही रहता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देयर इज अ डेफिनाइट रेस्ट पीरियड आफ्टर इच कॉन्ट्रैक्शन, कि वास्तव में जो हृदय है वो एक नियमित निश्चित रेस्ट पीरियड होता है उसका, है ना, यानी आराम करने का एक निश्चित समय होता है हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद में, यानी कि जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो उसको एक आराम मिलता है अपने हृदय को। When beating at a moderate rate of 70 pulses per minute, the heart is actually working only 9 hours out of the 24। और बताया है कि जब अपना हृदय जो है मध्यम गति पे धड़कता है, यानी कि 70 धड़कनें अगर 1 मिनट में होती है, ये नॉर्मल है, तो अपना जो हृदय है वो वास्तव में 9 घंटे ही काम करता है 24 घंटों में से। इन द एग्रीगेट इट्स रेस्ट पीरियड्स टोटल अ फुल 15 आवर्स पर डे, यानी कि अगर टोटल कुल मिला के देखा जाए तो अपना जो हृदय है वो 15 घंटे ही आराम करता है दिन भर में, यानी कि 9 घंटे ही कार्य करता है। हृदय हर वक्त तो धड़कता नहीं है, जैसे ही वो थोड़ा सा संकुचित होता है ना, तो वो आराम मिलता है उसको, और जैसे थोड़ा फूलता है तो वो काम में लग जाता है वापस से। तो टोटल टाइम जो देखा जाए इस हिसाब से 15 घंटे तो वो आराम करता है अपना हृदय, हर वक्त नहीं धड़कता है, यानी हर वक्त काम नहीं करता है। During World War II, Winston Churchill in his late 60s and early 70s was able to work 16 hours a day, year after year, directing the war effort of the British Empire। के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल जो एक व्यक्ति हैं, वो अपने 60 से 70 वर्ष के आसपास के बीच में वो 16 घंटे कार्य करते थे, साल पे साल इतने वो कार्य करते रहे। और वो क्या कार्य करते थे, जितने भी जो अंग्रेजों के युद्ध संबंधी जो जितने भी निर्देश है वो देने का कार्य करते थे, 16 घंटे की नौकरी करते थे। और फिनोमिनल रिकॉर्ड, कि एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड है ये उनका। हिज सीक्रेट, आखिर इसका सीक्रेट क्या है, तो ही वर्कड इन बेड ईच मॉर्निंग अंटिल 11 o'clock, कि वो अपने बिस्तर में ही काम करते थे 11 बजे तक। तो सुबह क्या करते थे काम, रीडिंग रिपोर्ट्स, की कोई रिपोर्ट पढ़ते थे, डिक्टेटिंग ऑर्डर्स, की कोई ऑर्डर हुक्म वगैरह देते थे, मेकिंग टेलीफोन कॉल्स, कोई फ़ोन का काम है तो वो भी उस बीच में निपटाते थे, एंड होल्डिंग इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस, की कोई ऑनलाइन ऐसी कॉन्फ्रेंस होती तो वो भी उसी वक्त निपटाते। तो आफ्टर लंच ही वेंट टू बेड अगेन एंड स्लेप्ट फॉर एन आवर, कि और फिर लंच के बाद में वो फिर बिस्तर पे चले जाते और घंटे भर तक सोते, है ना, मतलब आराम करते एक लिमिटेड टाइम के बाद। इन द इवनिंग ही वेंट टू बेड वंस मोर एंड स्लेप्ट फॉर 2 hours बिफोर हैविंग डिनर एट 8, कि और फिर वो शाम के टाइम पे भी बिस्तर में चले जाते और 2 घंटे तक खाना खाने से पहले 8 बजे के पहले वो सोते, 2 घंटे तक, 8 बजे फिर खाना खाते। तो ही डिडंट क्योर फैटिक, कि फैटिक कहते थकान को, कि जो थकान है उन्होंने कभी थकान को सही नहीं किया, है ना, क्यों, क्योंकि he didn't have to cure it, क्योंकि उनको उसे सही करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थकान को। he prevented it, क्योंकि उन्होंने उस थकान को आने से रोक दिया। प्रिवेंट करना मतलब रोकना, जैसे कुछ थकान होने वाली होती तो वो फिर घंटे 2 घंटे का आराम कर लेते, तो इस तरह से वो अपने शरीर का पूरा यूज करते। बिकॉज he rested frequently he was able to work on fresh and fit until long past midnight। तो क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली मतलब कि बार बार आराम करते तो वो बिल्कुल फ्रेश तरीके से और बिल्कुल फिट तरीके से आधी रात तक भी, काफ़ी लेट रात तक भी वो कार्य कर पाते। तो ये उनका राज था, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को इस तरह से मेंटेन किया था। और इसमें हार्ट के बारे में भी बताया है। तो अब हम देखें इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो अपनों को लिखने होंगे अपनी कॉपी में, जिस पे डबल राइट लगे हैं, बस वही लिखना है। एक तो ये लिखना है कि वाई डज द ऑथर से योर हार्ट इज जस्ट एज स्मार्ट एज द US आर्मी, तो ये हम लिख देंगे। इसके बाद
डज द हार्ट वर्क ऑल द टाइम, क्या अपना हृदय पूरे टाइम कार्य करता है, ये लिखना है। फिर थर्ड वाला कि व्हेन डज द हार्ट गेट रेस्ट, हाउ मच रेस्ट डज इट टेक इन अ डे, ये भी बताएंगे, हम इसका आंसर लिखेंगे। तो ये 3 आंसर है बस। इसके अलावा फिर अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। वर्कबुक का एक लास्ट पार्ट ही रह जाएगा इसके बाद। तो ये या इसके पहले का कोई वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपने कॉपी कंप्लीट नहीं की गई हो तो वो भी कंप्लीट करें। तो इस तरह से अपना 15 लेसन तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में अपना 18 लेसन तक बिल्कुल कोर्स से कंप्लीट हो जाएगा वर्कबुक का 12th का। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।